बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 4 है। मेन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है कि क्या होता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है और उनका उसने किस तरह से संभव बनाया है वातावरण में रहना, किस तरह से उसने प्रकृति के साथ जीना सीखा है और किस तरह से नई संभावनाओं को, नई निश्चयवाद को उसने पैदा किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मानव संस्कृति तथा सभ्यता के प्रारंभिक काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जब मानव ने शुरुआत की थी, तब उस समय उसको कुछ भी नहीं पता था कि जो उसके कैसे क्या होता है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है। तो उसकी जो प्रारंभिक शुरुआत बता रहे हैं, प्रारंभिक काल उसका, तो प्रागैतिहासिक काल बताते हैं कि मानव संस्कृति तथा सभ्यता का जो प्रारंभिक काल था उसको बोलते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। इस समय मानव की सोच आर्थिक नहीं थी। मानव को अर्थ से यानी कि इकोनॉमिक पैसे वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। उसका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ भोजन की प्राप्ति था। वो सवेरे शाम भोजन करता था और फल तोड़ के खा लेता था, तो वो उस पर ही निर्भर था। लेकिन समय के साथ मनुष्य ने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना सीख लिया। जैसे ही समय से आगे बढ़ा, कुछ समय बीता, तो मनुष्य ने जब जब फल खाता था उसके बाद उसने जानवरों को शिकार करना और उन्हें खाना सीख लिया। अग्नि के आविष्कार के उपरांत मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन आया तथा मानव जंगलों से लकड़ियां प्राप्त करने लगा। वह मांस को पकाकर खाने लगा। जिसे अग्नि का आविष्कार हुआ, मानव ने दो पत्थर रगड़े और उससे जो चिंगारी प्रकट हुई, उसे लगा कि इसका उपयोग करना चाहिए। उसे उसके उसने खाना पकाने में उपयोग किया और मांस को पका के खाने लगा। तो वो धीरे धीरे उसके जो दृष्टिकोण था उसमें परिवर्तन आया। मानव एवं पर्यावरण संबंधों के प्रति संदर्श दृष्टिकोण। इसमें पहला जो है वो है पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इस उपागम के अनुसार मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक वातावरण के निर्देश की अनुपालना करना चाहिए। अतः मनुष्य ने प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, यही इस उपागम का मुख्य आधार है। क्या है इस निश्चयवाद में कि ये बोलता है कि मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक वातावरण के निर्देश की अनुपालना करना चाहिए। जैसे अन्य जीव जंतु होते हैं जो प्रकृति पर निर्भर होते हैं, जो जैसे उन्हें भोजन प्राप्त हो गया तो वो खा लेते हैं। हवा, पानी, इन सब पे प्रकृति पे ही निर्भर रहते हैं। उसी तरह मनुष्य को भी प्रकृति के अनुसार उसकी हर घटना, हर वातावरण को उस वातावरण के अनुसार उसे रहना चाहिए, यानी कि प्रकृति के निर्देश की अनुपालना उसे करनी चाहिए। अतः प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, यही इस उपागम का मुख्य आधार है। निश्चयवाद कहता है कि जो प्रकृति है वो सर्वोपरि है, उसी ने मनुष्य को बनाया है और इस प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य का जो जीवन है वो होना चाहिए। रेडजेल महोदय हैं, वो कहते हैं, हमारी बुद्धि, संस्कृति एवं सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती। इसमें रेडजेल महोदय कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी तुलना, है ना, उसकी जो उपलब्धि है वो एक स्वच्छंद चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती कि हम हमारी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते। उसकी तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध है। जिस तरह से पौधा होता है, तो वो उसका बीज जब उसमें मिट्टी में पड़ता है तो वो उसमें पानी प्राप्त करके, धूप प्राप्त करके पौधा बड़ा होने लग जाता है, तना बन जाता है, फल देने लगता है, पेड़ बन के फल देने लगता है। तो वो प्रकृति पर निर्भर है। उसी प्रकार मनुष्य भी प्रकृति पर निर्भर है। वो अपनी मर्जी से हर एक चीज नहीं कर सकता, क्योंकि जब बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं तो मनुष्य का किया हुआ, उसका बनाया हुआ सब कुछ नष्ट हो जाता है। आपदाओं से मतलब प्राकृतिक आपदाओं से है, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, अन्य क्रियाएं, बाढ़, तो ये सब एकदम से सबको नष्ट कर देती है, यानी कि ये दर्शाती हैं कि प्रकृति सर्वोपरि है। मानव अपना सिर आकाश में चाहे जितना ऊंचा क्यों न उठा ले, तथापि उसके पैर सदा धरती पर ही टिके रहेंगे। मानव अपना सिर
आकाश में चाहे जितना ऊँचा क्यों ना उठा ले, मानव ने कि चाहे कितने ही आविष्कार क्यों ना कर लिए हों, कितना ही उन्नति क्यों नहीं कर गया हो, फिर भी उसके पैर सदा धरती पर ही टिके रहेंगे। चाहे उसने एरोप्लेन में बैठ के उड़ना सीख लिया हो, लेकिन मौसम खराब होगा, तो वो एरोप्लेन भी नहीं उड़ पाएगा, वो प्रकृति से आबद्ध है। उसके पैर सदा धरती पर ही टिके रहेंगे तथा उसकी धूल प्रकृति में विलीन हो जाएगी। और जब मानव को उसके पैदा होने और मरने पर कोई बस नहीं है, इसलिए उसकी धूल प्रकृति में विलीन हो जाएगी। एटलीस्ट उसको लास्ट में प्रकृति में ही विलीन होना पड़ेगा। 1911 में फ्रेडरिक रेडजल की शिष्या अमेरिकन भूगोलविद एलन चर्चिल सैंपल ने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का प्रकाशन किया। कौन सी पुस्तक थी? भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। सैंपल महोदय ने वातावरणीय निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है। क्योंकि सैंपल महोदय कहती है कि है ना, इस सिद्धांत के समर्थन में कहती हैं कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। सैंपल महोदय कहती है कि मनुष्य है जो किसकी उपज है? पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, वरन यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं। वो फल के लिए प्रकृति पर निर्भर है, जीवन के लिए प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए वो उसका पालन पोषण प्रकृति ने ही किया है और उसके लिए कर्तव्य निश्चित किया है कि इन सब का नाश नहीं करे और इनको सही ढंग से उपयोग करें। उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है। उसके समक्ष ऐसी घटनाएँ उपस्थित की है, जिनसे उसे शरीर को बल मिलता है। जैसे कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो वो उन पे चढ़ता है, उतरता है और नदियाँ हैं, जिनमें वो पानी में तैरता है और पानी को पीने में उपयोग करता है, तो उससे उसके शरीर को बल मिलता है। जिससे उसके शरीर को बल मिलता है और बुद्धि की तीव्रता, पृथ्वी ने उसको नौ संचालन और सिंचाई की समस्याएं दी है। जब उस मनुष्य ने तैरना सीख लिया, हवा का उपयोग करना सीख लिया, ये आदि अन्य बातें जब उस धूप का उपयोग करना सीख लिया, तो वो उसने उससे इस सबको बल मिला है, मनुष्य को बल मिला है। सिंचाई की सुविधाएं सिंचाई की समस्या उसके सामने आई, तो वो भी उसने किया। उसने नौसंचाल नदी में जाने हेतु तैरना सीखा और नाव में बैठ के जाना भी सीखा। तो साथ ही साथ उसके कान में उन समस्याओं का हल भी बतला दिया है। जब उस प्रकृति ने उसके साथ इतनी ही समस्याएँ पैदा की है, कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं क्या आ जाता है, तो उसे कैसे घर बना के रहना चाहिए, भूकंप से कैसे सामना करना चाहिए या ज्वालामुखी आने पर क्या करना चाहिए या बाढ़ आने पर उसे क्या करना चाहिए, इस तरह की समस्या उसके सामने रखी है और उसका हल भी उसके कान में डाल दिया है। वो उसकी हड्डी और मांस में तथा उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। तो वो उसकी हड्डी और मांस में तथा उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। पर्यावरण निश्चयवाद की आलोचना प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल ने कहा था कि मेरे सामने भौगोलिक नियतिवाद की बातें मत करो। पर जो हेगल महोदय है वो कहते हैं कि मेरे सामने भौगोलिक नियतिवाद की बात मत करो, क्योंकि जिस स्थान पर पूर्व में यूनानी लोग रहते थे, वहां पर वर्तमान में तुर्क लोग रहते हैं और तथा यही बात नियतिवाद का खंडन करती है। तो हिगल महोदय कहते हैं कि मेरे सामने नियतिवाद की बात मत करो, क्योंकि जिस स्थान पर पूर्व में पहले यूनानी लोग रहा करते थे, वहां अब तुर्क लोग रहते हैं और यही नियतिवाद का खंडन करती है। उसके बाद है दूसरा, पॉसिबिलिज्म यानी कि संभववाद। इस उपागम के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है और मनुष्य अपनी छाट के द्वारा उनका उपयोग कर सकता है। इस उपागम के अनुसार पर्यावरण के द्वारा जो कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है और मनुष्य अपनी छाट के द्वारा उनका उपयोग कर सकता है। यानी कि पर्यावरण उसके सामने बहुत सारी संभावनाएं डालता है और मनुष्य अपनी छाट, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के अनुसार उनका उपयोग करता है। संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ। इसके जन्मदाता विडाल डी ला ब्लास थे। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ला फेब्रे ने किया था।
उनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। ये बताते हैं कि प्राकृतिक वातावरण ही सर्वोपरि नहीं है, मनुष्य के विचार भी, उसके कार्य भी, उनका भी स्थान इसमें होना चाहिए। उन्होंने कहा, मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावना का स्वामी होता है। जैसे मानव को बहुत गर्मी लगी, तो उसने क्या किया, पहले पंखी बनाई, पंखी के बाद उसने कूलर बनाया, कूलर के बाद फिर उसने एसी बनाया, तो वातावरण को अपने अकॉर्डिंग कर लिया। तो मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावना का स्वामी होता है तथा उसके प्रयोग का निर्णायक होता है। फेब्रे महोदय कहते हैं कि मानव का पर्यावरण में वही महत्व है जो अन्य तत्वों जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि का होता है। मनुष्य सर्वत्र विद्यमान संभावनाओं का स्वामी है, जिनसे वह अपनी आवश्यक संभावना का चयन अपनी कुशाग्र बुद्धि से करता है। हमारे यहाँ पर जापान एक देश है, उसका ही उदाहरण लें तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है। तो क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो मनुष्य हैं, उन्होंने हर संभव कार्य करके अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए नई नई संभावनाएं मनुष्य के सामने पैदा की है। और विपरीत वातावरण, यानी कि जब वहाँ भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इतना विपरीत वातावरण होते हुए भी उन्होंने टेक्नोलॉजी के मामले में या हर एक क्षेत्र में अन्य देशों से वो आगे है। तो हम कह सकते हैं कि मानव का पर्यावरण से वही महत्व है जो अन्य तत्वों का जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि का होता है। मनुष्य सर्वत्र विद्यमान संभावनाओं का स्वामी है। उसने जो सर्वत्र संभावनाएं थी, उन सबको अपने अनुसार प्रकृति का अपने अनुसार उपयोग कर लिया है। जैसे सूर्य की किरणों का उसने सोलर पैनल बना के, हवा का पवन ऊर्जा बना के और इस तरह से उपयोग किया है, जिनसे वो अपनी आवश्यक संभावना का चयन अपनी कुशाग्र बुद्धि से करता है। डिमांजिया ने मानव शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए बताया कि मानव द्वारा वातावरण के परिवर्तन महत्वपूर्ण है। डिमांजिया ने क्या बताया कि मानव ने जो वातावरण में परिवर्तन किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार मानव ने संचार के साधनों के द्वारा पाताल तोड़ कुओं, नदियों के नियंत्रण, मानवीय भोजन के लिए नए पौधों के विकास, वातावरण में परिवर्तन किए हैं। क्या क्या किया है कि उसने संचार के साधन किए हैं। मनुष्य एक ही पल में, एक ही सेकंड में किसी से भी दूर विदेश में बैठे हुए, 7 समुंदर पार बैठे हुए व्यक्ति से बातचीत कर सकता है, उसके हाल-चाल जान सकता है और कहीं पर भी दौड़कर पहुँच सकता है, बहुत कम समय में पहुँच सकता है। तो उसने इसके अलावा संचार के साधनों के साथ-साथ कुओं, नदियों, बाढ़ आने से रोकने के लिए बाँध वगैरह इन सब का बनाना शुरू कर दिया। और बाढ़ कब आएगी उसके लिए उसने नियंत्रण करके उपाय शुरू कर दिए। तो सब तरह की संभावनाएं उसने अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से सामने रख दी है। तो पाताल तोड़ कुओं का भी उपयोग किया है, तो नदियों का पर भी उसने नियंत्रण कर लिया है। और भोजन के लिए, मनुष्य के भोजन के लिए कौन कौन से प्रोटीन, विटामिन के या कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, उस तरह का भोजन उसने नए पौधे का विकास करके कर लिया है। संभववाद की आलोचना। कुमारी सैंपल का कथन है, मनुष्य अपने विषय का कोलाहल करता है, जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रहकर करती है। मनुष्य चाहे कितना ही क्यों न आगे बढ़ जाए, कितनी ही उन्नति क्यों न घट जाए, लेकिन जब एक प्राकृतिक आपदा उस पे आती है, तो उसका सारा काम धरा के धरा रह जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार उसने संभववाद की आलोचना कुमारी सैंपल ने की है। नव-निश्चयवाद, न्यू डिटरमिनिज्म। मानव पर्यावरण संबंधों का नवीन दृष्टिकोण यह है कि मनुष्य को अपने निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रहना चाहिए और उनका दोहन करना ही चाहिए, जितना प्रकृति को पुनः लौटा सके। नव-निश्चयवाद कहता है कि मानव और पर्यावरण दोनों के बीच में संबंध होना बहुत आवश्यक है, तो मनुष्य को इतनी ही संभावना का उपयोग करना चाहिए जिससे उसकी प्रगति को नुकसान न पहुंचे। अपने निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रहना चाहिए और उनका दोहन उतना ही करना चाहिए जितना प्रकृति को पुनः लौटा सके। यदि पौधों का उपयोग कर रहा है तो उसे नए पौधे उगाने चाहिए। यदि प्रकृति में हवा का उपयोग कर रहा है तो वो उसका प्रदूषण उसमें ना फैले, ऐसा उपयोग उसको करना चाहिए।
इस विचारधारा को नव निश्चयवाद या आधुनिक नियति निश्चयवाद कहते हैं। इस मध्यम मार्ग की विचारधारा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे। ये मध्यम मार्ग की विचार नव निश्चयवाद की विचारधारा किसने दी है? ग्रिफिथ टेलर ने, जिन्होंने इसे रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म कहा है। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक 20वीं शताब्दी में भूगोल में इस तथ्य पर बल दिया कि पर्यावरण नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन इसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में भी नहीं बंधा जा सकता। अर्थात वास्तव में न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है, क्योंकि न तो मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति पर नियंत्रण कर सकता है और न ही प्रकृति मनुष्य को पूरी तरह से नियंत्रण कर सकती है, व न ही वो उसका पूर्ण तरह विजेता है। इसका मतलब है कि वो कितनी ही संभावनाएं बना ले, वातावरण अपने अकॉर्डिंग बना ले, लेकिन एक बार यदि कोई आपदा आती है जो प्रकृति का से विनाश शुरू होता है, तो उस पे वो कुछ नहीं कर सकता। इस यदि ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से विजेता नहीं है, क्योंकि वो ये तो देख सकता है कि भूकंप आने वाला है या ज्वालामुखी आने वाला है या बाढ़ आने वाली है, कोई घटना घटने वाली है, तो उसके लिए पहले से वो तैयार हो सकता है, उसकी जानकारी उसे पहले ही प्राप्त हो जाती है। उसने कई तरह के यंत्र उसने बनाए हुए हैं। दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में डिपेंड है। नवनियतिवाद के समर्थन में श्रोडर महोदय ने अपनी पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी में लिखा है कि विज्ञान का आदर्श दबाव न होकर समन्वय होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये ना विज्ञान का आदर्श, विज्ञान जो आविष्कार करते हैं उसका आदर्श होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, बल्कि समन्वय यानी कि तालमेल के साथ होना चाहिए। हम वैज्ञानिक चीज़ों का उपयोग करें, मानव के मस्तिष्क का उपयोग करें, तो वो इतना ही होना चाहिए कि हर किसी के भले के लिए, उपकार के लिए या सहायता के लिए ही हो, किसी का नाश या बर्बादी करने के लिए नहीं हो। और मानव भूगोल का नारा प्रकृति की विजय या अधीनता न होकर उसके साथ सहयोग होना चाहिए। तो मानव भूगोल का जो नारा क्या होना चाहिए कि प्रकृति की विजय या अधीनता न होकर उसके साथ सहयोग होना चाहिए। प्रकृति की विजय, क्योंकि प्रकृति पर विजय पाना संभव नहीं है, या फिर उसे उसके पूरी तरह अधीन हो जाना भी ठीक नहीं है, बल्कि उसके साथ तालमेल बनाकर आगे से आगे चलना, उसके सहयोग के साथ चलना होना चाहिए। टेलर महोदय ने लिखा है कि मानव किसी देश के विकास की गति को तीव्र, मंद या अवरुद्ध करने में सक्षम है, लेकिन यदि वह विवेकशील है तो उसे प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों से दूर रखकर ऐसा नहीं करना चाहिए। टेलर महोदय बताते हैं कि मानव किसी देश के विकास की गति को तीव्र या अवरुद्ध करने में सक्षम है। टेलर महोदय ने कहा है कि मानव किसी देश के विकास की गति को तीव्र या इसी आधार पर हम कहते हैं कि कहीं विकासशील देश है तो कहीं विकसित देश है, क्योंकि वो देश के विकास की गति को तीव्र या अवरुद्ध करने में सक्षम है। लेकिन यदि वह विवेकशील है तो उसे प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों से दूर रहकर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने, यदि वो समझदार है और विवेकशील है, तो उसे प्रकृति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसको भी साथ में चलकर आगे बढ़ना चाहिए। वह किसी बड़े शहर के यातायात नियंत्रक के समान है, जो गति को परिवर्तित तो कर सकता है, किंतु प्रगति की दिशा को नहीं। वो जैसे यातायात नियंत्रक, ट्रैफिक पुलिस होती है, बीच चौराहे पे खड़ी होती है, तो वो रास्ता दिखा देता है गाड़ियों को कि आपको इधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है, या बत्ती के माध्यम से कि लाल बत्ती, पीली बत्ती क्या कहती है, उस हिसाब से नियंत्रण में तो कर सकता है, लेकिन उस गति को परिवर्तित नहीं कर सकता, किंतु गति की दिशा को नहीं। तो यातायात नियंत्रक जो होता है वो सिर्फ उस यातायात नियंत्रक के समान है, जो गति को तो परिवर्तित कर सकता है। जैसे चौराहे पे कहीं दूसरे रास्ते से दूसरे उससे गाड़ियां आ रही हो, तो एक तरफ की दिशा को, गाड़ियों को वो रोक देता है, लेकिन फिर उसे आगे बढ़ने के लिए फिर बोल देता है जैसे ये रास्ता खाली होता है। तो गति को परिवर्तित तो कर सकता है, किंतु प्रगति की दिशा को नहीं, लेकिन उसकी प्रगति की दिशा, उसकी प्रोग्रेस को वो नहीं रोक सकता।
मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है और ये चैप्टर मैंने फर्स्ट टेस्ट में भी दिया है, तो बच्चे इसको ध्यान से पढ़ लें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।